हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। आज के सेशन में हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करें, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूलियस ओपेनहाइमर। जूलियस ओपेनहाइमर परमाणु बम के खोजकर्ता माने जाते हैं, याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन की, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो इन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी। और याद रखिएगा, इन्होंने साथ ही फोनोग्राफी की भी खोज की थी। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि ये रॉबर्ट हुक कौन थे, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जो कि आपके 1665 में एक बार्क में खोज की थी। बार्क यानी कि जो आपके पेड़ के छाल होते हैं, उसमें उन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। वहीं हम राइबोसोम की बात करें, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं में प्रोटीन बनाना। ठीक है, कोशिकाओं में प्रोटीन बनाना ही राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है और यह राइबोसोम का कार्य है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यह मानव शरीर की कोशिका में किसमें नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यह आपके लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रेड ब्लड जो सेल है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और याद रखना है, इसमें यह जो आपका लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण आपकी रक्त जो ब्लड होती है, यह आपका एक लाल रंग का दिखाई देता है। और लाल रक्त कोशिकाओं को ही एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो यह लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन है वह पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल है, यह बनती कहाँ पे हैं, तो यह बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, बोन मैरो में बनती हैं। और इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। यह सारी बातें याद रखनी है। और इसका जीवन चक्र कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन चक्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो जो गुणसूत्र होते हैं, यह आपके क्रोमेटिन धागों का एक परिवर्तित रूप है, याद रखना है। और गुणसूत्रों का कार्य क्या होता है? तो गुणसूत्रों का मुख्य कार्य होता है आनुवांशिक जो जानकारी होते हैं, जो जेनेटिक आपके इंफॉर्मेशन होते हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही इनका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो याद रखना है, अगर आपसे देखा जाए, जो आपके प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म में से जो रंग गुजारे जाते हैं इसमें से, तो यह जो आपके 7 रंग होते हैं, उनमें से जिसे हम वैगनिया फिनाला के नाम से जानते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वह लाल रंग की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम बैगनी की होती है, बैगनी की। ठीक है, बैगनी की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है। यह आपने याद रखना है। यह सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश होती है। यानी जो मनुष्य हैं, उनको जो सुनने की सीमा होती है, जो आपके आवाज़ों को सुनने की या ध्वनि सुनने की जो एक लगभग सीमा होती है, वह कितनी होती है? तो याद रखना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज उनकी सीमा होती है, सुनने की सीमा। यह आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एपिग्राफी क्या है? यानी एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे याद रखना है, कंकालों का अध्ययन की बात करें तो इसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपके हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, कंकालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, एपिग्राफी जो है, इसमें आपके शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिलालेखों का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो पक्षी होते हैं ना, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्नियोलॉजी कहा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो हर्पिटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो हर जो आपका हर्पिटोलॉजी है, इसमें आपके सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में इसमें आँखों का अध्ययन होता है। किसका? आँखों का अध्ययन होता है, और इसमें सरीसृप का अध्ययन होता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कवक विज्ञान क्या है? यानी माइकोलॉजी। तो कवक विज्ञान जो है दोस्तों, यह आपके कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसे आप लोग मशरूम कहते हैं, तो वह कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए कि जो यह आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉजी कहा जाता है वायरस के अध्ययन को। और वायरस की जो खोज की थी वह इवान वस्की ने की थी। और किसमें की थी? तंबाकू की पत्तियों में इसकी खोज की गई थी। यह सारे जो आपको हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, यह सारे आपने याद रखना है और इम्पोर्टेंट है यह सभी। आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। अब तो ठंडी के दिन भी चलने लगे हैं, सब लोग कहेंगे कि ठंडी लग रही है, बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वह अपने मन से तैयारी करेंगे, और कंटिन्यू प्रिपरेशन और आपकी दृढ़ता, मोटिवेशन जो है वह घटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? विद्युत जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो अच्छा चालक है वह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। एक होता है आपका सुचालक होता है, और दूसरा होता है आपका कुचालक। यह दोनों अब बातें आप समझ लीजिए। सुचालक में क्या होता है? जिसमें आपके विद्युत धारा की प्रवाह अच्छी तरीके से हो, एकदम सीधी तरीके से हो, कोई भी रुकावट ना हो। तो सुचालक में एक इसका जो विद्युत धारा प्रभावित होता है, ये अच्छे ढंग से होता है। कुचालक जो इसका अवरोधक करता है, इसमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट इसका अच्छा चालक होगा, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक जिसमें आपका विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, जिसमें सुचालक इसमें से नहीं बोल रहा है आपसे, सुचालक नहीं है। तो इनमें भी होता है, एल्युमिनियम में अच्छा चालक है, टंगस्टन और निकिल, इन सभी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चीनी मिट्टी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो यह आपका सुचालक नहीं माना जाएगा। विद्युत धारा का यह सुचालक नहीं है। ठीक है, चीनी मिट्टी में विद्युत धारा चलती है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके वाष्पीकरण पे काम करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो रेफ्रिजरेटर है, इससे कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो रेफ्रिजरेटर और एसी, इन दोनों में से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर निकलती है, जो कि आपके ओजोन परत को पतली कर रही है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी जो बोन होते हैं वह कहाँ होती है? ठीक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह किस में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके जबड़े में होती है। जबड़े में, जिसका नाम है इनेमल। ठीक है, यह सबसे आपकी मजबूत, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग आपकी हड्डी होती है, जो बड़े में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो हड्डी है वह किस में पाई जाती है, तो वह जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। दोनों बात को अच्छी तरीके से समझना है। आपसे बड़ी नहीं, आपसे स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग आपकी जबड़े में पाई जाएगी, इनेमल जिसका नाम है। ठीक है, चलिए वहीं गर्दन में पूछा जाए, गर्दन में क्या होता है? तो गर्दन में सबसे बड़ी हड्डी आप क्या होती है? आपका वो थायराइड पाई जाती है। थायराइड के सूखने पर घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो टीबिया नामक जो हड्डी है और किसमें पाई जाती है? तो याद रखना, यह टांगों में पाई जाती है। टांगों में टीबिया और फिबुला। ठीक है,
टिबिया और टिबुला, ये 2 हड्डी याद रखना है, यह आपके टांगों में पाई जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो भुजा जो आपकी ऊपर की भुजा होती है उसमें आपका कौन सा हड्डी पाया जाता है, ह्यूमरस, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अस्थि में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अस्थि यानी कि जो हमारे बोन है, बोन यानी हड्डी, हड्डियों में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैल्शियम फास्फेट जो है इससे हमारी हड्डी बनी होती है। हड्डी की बात करें, जो ये आपकी ऐसे हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ, यह आपकी सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसकी मात्रा कैल्शियम फास्फेट की 98% होता है, यह आपने याद रखना है। बाकी मांसपेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ये जो आपका ह्यूमरस बोन है वह कहाँ पाई जाती है। अभी हमने टिबिया के बारे में देखा, टिबिया जो कि टांगों में पाई जाती थी। अब यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी के बारे में बात की जा रही है। जो ह्यूमरस नामक अस्थि है वह कहाँ पाई जाती है। तो यह ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कोहनी के ऊपर का जो ऊपरी भुजा होता है उस पर यह पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। जो आप सांस लेते हैं ऊपर नीचे, यह जो सांस है इसको नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है, यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का अग्रभाग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मेडुला। मेडुला करता है, यह मेडुला करता है, मेडुला बात करना है। ठीक है, मेडुला करता है यह। ठीक है, और मस्तिष्क की बात की तो मस्तिष्क कितने भाग में बटा हुआ है। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, यह 3 मस्तिष्क के भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। जो मानव मस्तिष्क है वह कितना वजन होता है उसका, यह आपने बताना है। यह एग्जाम में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 1400। 1200 से 1400 इसका वजन होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए मेल और फीमेल में, ठीक है, मेल और फीमेल में अगर आपसे पूछा जाए तो मेल में यह आपका लगभग 1450 होता है, 1450 ग्राम। और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करें इसमें 1350 होता है, यानी 100 ग्राम का अंतर होता है। 100 ग्राम जो दिमाग होता है वो महिलाओं में कम होता है। ठीक है, याद रखना है, मस्तिष्क की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच का जो गैप है, जो स्थान है, इसको क्या कहा जाता है। इसे हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस जिसे मीथेन कहा जाता है, तो इसका जो एक संयंत्र है इसका आविष्कार किसने किया था। तो रॉबर्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CB देसाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CB देसाई इज द करेक्ट आंसर। गोबर गैस की बात करें, जो यह आपका मीथेन होता है, यह कहाँ पाया जाता है। CH4 मीथेन को कहा जाता है। तो यह जो आपके CH4 है, यह आसानी से कहाँ पे मिल जाएंगे, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। तो यह आपका धान की खेत में और कोयले की खान में यह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे आपके जो आपके वाहन हैं उनमें ईंधन के रूप में सारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, CNG। तो यहाँ पे लगभग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, सारे आपके उपयोग तो सभी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे उपयोग सभी दिया नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका सबसे ज़्यादा मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में अभी बढ़ रहा है तो वह CNG है। ठीक है, CNG आप करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूर्य प्रकाश कितने मिनट पर धरती पर पहुंचता है, यह आपने बताना है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है। राइट आंसर हो जाएगा यह आपका, अगर देखा जाए तो यह आपका हो जाता है सूर्य। ठीक है, इसके जो प्रकाश हैं यह धरती पे जो पृथ्वी है इस पे पहुंचने में कुल कितना समय लगता है, और याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8.3।
8.3 मिनट में यह धरती पर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। और अगर आपसे देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले जो सूर्य है वह भारत में कहाँ उगता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है। और सबसे जो लास्ट में आपका सूर्यास्त होता है वह कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश का चाल का सर्वप्रथम मापन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो 8.3 मिनट में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है ना सूर्य का, और इसके चाल का सर्वप्रथम मापन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा रोमर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे न्यूटन की बात की जा रही है, तो न्यूटन कौन थे, तो न्यूटन ने जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था, और किस बुक में, तो प्रिंसिपिया नामक बुक में, ठीक है। और गैलीलियो की बात की जाए तो गैलीलियो जो थे इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, यानी जो छोटे से भी वस्तु को पास में देख सकते हैं वह दूरबीन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो लेंस की जो इकाई है वह एसआई मात्रक क्या होता है लेंस की, तो राइट आंसर हो जाएगा यह डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो यह वाट है, जो यह वाट है ना, यह आपका शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। और जो यह मीटर है यह लंबाई का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो जो फोटोग्राफी होती है आपकी, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला जो संवेदिक यौगिक है वह हो जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें यह बोला गया डैश का एसआई इकाई ओम है। तो किसका एसआई इकाई ओम होता है, तो यह आप याद रखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह ओम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक। वहीं विभवांतर का वोल्ट होता है। और विद्युत आवेश की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। तो याद रखना है यह मच्छरों के द्वारा फैलता है, मच्छरों के द्वारा यह वहन होता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, यकृत यानी लीवर को। तो याद रखना है यह वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस बी, याद रखना है ना, यह वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस बी, और यकृत को प्रभावित करने वाला यह रोग है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किससे दिखाना चाहिए या किस नहीं किससे दिखाना चाहिए, ठीक है। यदि कोई कैंसर का पेशेंट है यानी कैंसर से पीड़ित है तो वह किसे दिखाएगा अपने आप को, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाला एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी यानी कि एड्स, ठीक है। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम निदान के लिए किया जाता है। तो एलिसा जो टेस्ट है यह HIV की लिया जाता है। HIV जो एड्स होता है, एड्स का जो वायरस होता है वह HIV होता है, ठीक है। तो यह HIV खतरनाक बीमारी है। और एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को एड्स के प्रति सुरक्षा यानी कि जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। जो ल्यूकोडर्मा होती है यह त्वचा की बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए जो ग्लूकोमा है, तो ग्लूकोमा किसकी बीमारी होती है? यह आँखों की बीमारी होती है। ग्लूकोमा आँखों की बीमारी होती है और ल्यूकोडर्मा आपके त्वचा की बीमारी होती है। जो आपके सफ़ेद दाग हो जाते हैं वह आपका ल्यूकोडर्मा ही है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका हैजा। हैजा जो कि जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग हो जाता है हैजा, ठीक है, जिसे अगर आपको बोला जाए तो कॉलेरा बोलते हैं। अगर हम बोलें कि जो आपके हैजा का जीवाणु है उसका नाम क्या है, तो विब्रियो कॉलेरी इसके जीवाणु का नाम हो जाता है, ठीक है। रेबीज क्या होता है? पागल कुत्ता काटने से होता है। रेबीज का टीका किसने खोज की है? तो लुईस पाश्चर ने खोज की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अनावृत नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं। तो जो अनावृत नग्न बीज हैं यह जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टेरिडोफाइडा समूह के पौधों में क्या नहीं पाए जाते हैं? तो जो टेरिडोफाइडा समूह के पौधे होते हैं उसमें आपके फूल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी पत्ती, जड़, तने सभी पाए जाते हैं, ठीक है। जड़ से आपके फ्लोएम और जाइलम के थ्रू आपका जल और पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, भोजन करते हैं। और जो पत्ती होती है वह ग्रीन होती हैं, और ग्रीन किस लिए होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण, और पत्ती ही अपना भोजन तैयार करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे देखा जाए यहाँ पे डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत कहिए या फिर वनस्पति जगत, ठीक है। तो वनस्पति जगत के उभयचर या फिर पादप जगत के उभयचर कौन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ब्रायोफाइटा कहलाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 35 आपके जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वह अपने कंटिन्यू ऐसे प्रिपरेशन करते रहेंगे। इसमें थोड़ा साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि जनरल साइंस से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर किया करिए क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दिया करिए लोगों के बीच में, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़े अपनी तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।